जय हिंद रूबी मैडम, जय हिंद सारिका मैडम। Hi, गुड sir. इवनिंग। Good evening. रूबी मैम। Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंटेड आर्टिकल? इज माय वॉइस ऑडिबल? इज द क्वेश्चन इज क्लियर? Yeah, yes, sir. Yes. परफेक्ट। Yes, sir. Sir, can you repeat what did व्हाट you ask? व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंटेड आर्टिकल? सर, पेटेंटेड आर्टिकल आपने सेक्शन ओ के अंदर बताया था, लाइक कोई भी आर्टिकल होता है जो जो हम पेटेंट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस होगा। लाइक आपने एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई ब्रांड पेटेंट करते हैं 25 में, और वो 20 ईयर्स के बाद इन्फोर्स होता है, तो वो एक पेटेंट आर्टिकल 45 तक आपने बताया था कि पेटेंट आर्टिकल होगा। यानी कि हम जो वो पेटेंट ग्रांटेड का भी बताया था इसमें, कि जो पेटेंट ग्रांटेड होगा और पेटेंट आर्टिकल, वो पेटेंट आर्टिकल बेसिकली प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट पे होगा। मैंने मैडम ये एग्जांपल दिया था, मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ। ये जो स्पेक्स है, ओके। मेरे स्पेक्स, मान लीजिए यस ये सर। स्पेक्स के अंदर अभी गूगल लेंस करके आए हैं नए वाले, यस। जिसमें से यस सर। आपको, यस। आप किसी भी पर्सन को सामने से देखेंगे तो इट विल गिव यू द इमेजेस ऑफ इट, कि ये इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्या क्या है, ये कौन है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। करेक्ट? यस सो सर। सच काइंड ऑफ लेंसेज सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग एंड इट इज न्यू टू द वर्ल्ड, अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। मैंने जब वो एप्लीकेशन फाइल की, ये जो स्पेक्स है ना वो आर्टिकल है, जब मैंने एप्लीकेशन फाइल की तब ये आर्टिकल को मैं पेटेंटेड आर्टिकल कह सकता हूँ, जस्ट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करके। एप्लीकेशन फाइल करके मतलब है तो सर तब नहीं बोल सकते, नहीं, लाइक नहीं, क्योंकि पेटेंट नहीं। ग्रांट। हेलो। हेलो। हाँ मैम, सर का इशू लग रहा है नेटवर्क का। आपका आवाज आ रहा है। सर जैसे सर ने आ सकता है, पूछा, लाइक। तो वापस उससे हेलो। पेटेंटेड आर्टिकल टाइटल ले लिया जाएगा। नहीं नहीं सर, सर सर भी एक्चुअली गेटिंग? you were not audible that time. हाँ, अभी अभी तो समझ में आ गया ना, क्लियर कट? नहीं सर, एक बार रिपीट करो, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा था, मैं वीडियो बंद करके रिपीट कर रहा हूँ। सी द पेटेंटेड आर्टिकल
मैंने एक चश्मा पहना है करेक्ट। तो वो चश्मा आर्टिकल है सर। ये मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो आर्टिकल है। मैंने उस पे पेटेंट फाइल करके रखी है। अब उसमें कुछ खासियत होगी तभी तो ये हुई। खासियत ये है कि मैं इस स्पेक से किसी की पर्सन की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ सोशल मीडिया से। तो ये एक रिसीवर की तरह वर्क करता है और मेरे सामने रिफ्लेक्शन की तरह इमेज प्रोड्यूस करके दे रहा है। आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ जेम्स बॉन्ड ग्लासेस विथ मी। तो वो जो ग्लासेस है वो आर्टिकल है। जैसे डिजाइन में भी आर्टिकल है ना, किसी भी चीज पे आप डिजाइन को इम्पोज कर रहे हो। हाँ? तो वो चीज जो है वो आर्टिकल है। यहाँ पर भी वो प्रोसेस या प्रोडक्ट जो है वो आर्टिकल है। बस उसे पेटेंटेड कब कहा जाएगा? जब उसकी एप्लीकेशन करोगे तब नहीं, जब आपकी पेटेंट ग्रांट हो चुकी है और वो पेटेंट एनफोर्स है। एनफोर्स यानी ग्रांट होने के यस बाद सर। भी वो चल रही है, किसी ने रिवोक नहीं किया है, एनफोर्स है। तब उस आर्टिकल को पेटेंटेड आर्टिकल कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर बेच रहा है सपोज, एक फर्नीचर की दुकान पे। उस फर्नीचर को उस फर्नीचर पे उसने पेटेंट ली है। तो सभी फर्नीचर में से जिस फर्नीचर पे उसने पेटेंट ली है वो फर्नीचर होगा पेटेंटेड फर्नीचर यानी पेटेंटेड आर्टिकल। वैसे ही आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस करते हैं जो पेटेंटेड होती है, जब वो पेटेंट एनफोर्स है, पेटेंट ग्रांट है उस प्रोसेस पे, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है पेटेंटेड प्रोसेस। And now it is clear after such examples, or is there any doubt? Clear. ये होगा निश्चय। Okay. सर एक बार आप नेटवर्क चेंज करके देख लो, आपका आवाज बीच बीच में जा रहा है। मेरा सर नेटवर्क में प्रॉब्लम ये है कि जियो का, मैं आपके नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाता हूँ। मैंने सोचा कि रजत सर आएंगे ना तो उनकी नेटवर्क पे उनको ही होस्ट बना दूंगा आज, क्योंकि जियो पता नहीं मेरे घर पे आज जियो फाइबर बंद है। मे बी बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर, दैट्स व्हाई आई एम कनेक्टेड विद द मोबाइल। तो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम। करेक्ट। तो लेट्स सी, मैं आपको अभी होस्ट बना दूं तो शायद वो एक वो हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा आपके, अगर स्पीड ज्यादा होगी ना तो। हाँ मैंने कर दिया आज। कर दो, ये सारिका लिख है ना वो मैंने। कर दिया सर मैंने। अब मेरी स्पीड भले ही कम है मगर आवाज अच्छी आएगी, बिकॉज योर हाँ। स्पीड इज गुड। अब आप होस्ट बन चुके हैं, आपकी स्पीड को यूटिलाइज करेगा। ओके। हाँ, और जैसे ही रजत सर आते हैं उनको को होस्ट बना दीजिएगा। तो ऐसे 10 बज चुके हैं। चलो स्टार्ट। शेयरिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन। आप मुझे को होस्ट बना दीजिए ना सर। मेरे नाम पे राइट क्लिक करके मोर में जाके को होस्ट बना दीजिए मुझे। एक मिनट है सर, बना। यस, हो गए सर। हाँ जी सर। आप 2 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन लीजिए। मैं सभी को ऐड करता हूँ और कॉल भी लगा देता हूँ सभी के लिए। ओके सर। चलो कोई बताना चाहे। हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, यू ये आर सर ऑडिबल। अभी प्रॉपरली आ गया। ओके। एक्सक्लूसिव लाइसेंस के बारे में कोई बताना चाहेगा?
Sir, it's Bala here. हाँ सर बोलो वाला सर। Yeah. It is a grant. It is provided by the patentee हम्म, for the licensee, or it is provided by the not legal representative, the assignee of that particular patentee or representative of the patentee for a assignment of that license to him, licensee. बट सर आसानी से लाइसेंस भी दे सकता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। So your voice is breaking. सर आप जो बताया वो लाइसेंस भी हो सकता है ना, असाइन कर दिया तो लाइसेंस भी हो सकता है। Yes, sir. इस पे मेन चीज है, it will exclude all others, including the patentee. या दैट इज राइट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन कोई बता पाएगा? हेलो। Yes, sir. Hello, sir. या Sir, sir, legal representative is a deceased person, like represented by legally, some deceased person. या मैम, वो कोई डेथ पर्सन होता है ना, उसके बाद जो स्टेट संभलता है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। So, so it can be like anyone, like जिसको assign करेंगे, like कोई भी son daughter उनके बाद हो सकता है, या फिर a person who in like law that present लॉ particular estate. मैम असाइन कर लेगा तो असाइन ही बन जाएगा, बट लॉ रिप्रेजेंट करता है। समझ लो फादर है, वो एक्सपायर हो गए, तो उनके जो सन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए असाइन देने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. वो लॉफुली बाय डिफॉल्ट हो जाते हो। शुरू करें सर? या सर। जी सर, आज सेक्शन 3 का टारगेट है और फिर आपके जो एमसीक्यूज हैं आपने जो बनाए हैं वो टारगेट है। सर ये एक एडमिन के नाम से ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखिएगा जरा प्लीज कौन है। हेलो। हाँ सर, वो मैं देख रहा हूँ, आप हाँ। कंटिन्यू कीजिए सर। चल, कल हमने पेटेंटी, पेटेंट ऑफ एडिशन, पेटेंट ऑफिस, पर्सन, पर्सन इंटरेस्टेड तक डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। देखिए ये फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है ना, ये पर्टिकुलरली प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर कोई भी जब किसी नए प्रोसेस में, पर्टिकुलरली टू एनी केमिकल रिलेटेड प्रोसेस, अगर उसमें कोई नया सब्सटेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, वहां पर बात होती है। कोई भी केमिकल अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड तो उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। प्रिस्क्राइब्ड, ये बहुत ज्यादा इस यूज होगा वर्ड, बहुत मेजरली आपको ये दिखने को मिलेगा, बहुत रैंडमली। ये प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं, एक्ट और रूल। देखिए एक्ट में क्या है, एक लॉ का स्ट्रक्चर होता है ना, लॉ क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब वो इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो लॉ में प्रोविजन दिए गए हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, उसका जो प्रोसेस होता है वो रूल में डिफाइन होता है। अब लॉ के बहुत सारे एक्ट्स के प्रोविजन का डायरेक्ट
कनेक्शन होता है रूल से, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक रूल डिफाइन होता है। तो अब कहाँ पर रूल एप्लीकेबल होगा, या कहाँ अगर कहीं पर हमें किसी प्रोसेस या किसी प्रोविजन को लेकर किसी रूल को रेफर करना है, तो वहां पर पर्टिकुलरली वर्ड यूज होगा प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा लिखा होगा एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि अगर कहीं पर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिखा है तो वहां पे हमें किसी ना किसी रूल को फॉलो करना होगा, किसी ना किसी रूल को हमें रेफर करना होगा। एंड इसके बाद एक और आता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसमें डिफरेंस है। देखिए, प्रिस्क्राइब्ड अगर है तो रूल, अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर अगर वर्ड कहीं पे यूज होता है तो दैट मीन्स वहां पर कोई फॉर्म एप्लीकेबल होगा प्लस फीस उसकी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रोसेस में डिफाइन हुआ है, वर्ड यूज हुआ है प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो वहां पे कोई ना कोई फॉर्म यूज होगा और उसकी कुछ ना कुछ फीस होगी। और अगर वो वर्ड यूज होता है सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड, तो वहां पर हमें किसी ना किसी रूल को रेफर करना होगा। प्रायोरिटी डेट। ओके, देखिए प्रायोरिटी डेट, हालांकि हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 11 में, बट थोड़ा सा अभी हम समझते हैं। देखिए, प्रायोरिटी डेट दो चीजों की होती है। एक होता है एप्लीकेशन की, एक होता है क्लेम्स की। तो उस देखिए, एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए, प्रायोरिटी डेट का कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, जो भी काम जब पहली बार हुआ हो था, फर्स्ट टाइम, वो टाइम, वो डेट उस एक्टिविटी की हो जाती है प्रायोरिटी डेट। यानी कि अगर एप्लीकेशन जब पहली बार फाइल हुई, तो वो जो डेट थी वो बन गई मेरी प्रायोरिटी डेट। ठीक है, कैसे? अब देखिए, एप्लीकेशन इंडिया में अगर हम बात करें, एप्लीकेशन दो तरीके से फाइल हो सकती है, आइदर विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और आइदर विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की बात करें तो जब कभी भी पहली बार फॉर्म एप्लीकेशन फाइल हो गई, वो डेट बन गई मेरी प्रायोरिटी डेट। अब वो एप्लीकेशन इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जी गंगा सर, Oh, हेलो। sorry sir. ओके, Sorry sir. I thought sorry sir. वो मैं म्यूट नहीं था. Sorry sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन, मान लीजिए मैंने एक इंडिया में ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल किया, उन्नीस 6/25 को। देखिए, अब यहां से मेरे पास कन्वेंशन एप्लीकेशन या इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए कब तक का टाइम है, कौन बताएगा? 12 month. 12 months, दैट इज 19/6/26। ठीक है, अब ये मैंने कन्वेंशन एप्लीकेशन, जी सारिका मैम, ओके, नहीं सर, गलती से हो गई। नहीं ठीक है सर। तो अब इंटरनेशनल एप्लीकेशन में 12 महीने के अंदर फाइल कर सकता हूं, चाहे वो कन्वेंशन हो या पीसीटी की फाइल हो। हालांकि इंटरनेशनल एप्लीकेशन का मतलब पीसीटी फाइलिंग ही होता है, बट अभी समझने के लिए हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन में भी हम दोनों ले रहे हैं, कन्वेंशन एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशन, इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन फाइल होगी, इस एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट क्या होगी, कौन बताएगा? हैंड रेस करें सभी लोग। जी रूबी मैम। सर जब वो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम फाइल हुई, इसमें जैसे ऑर्डिनरी एप्लीकेशन 19/6/25 को अगर फाइल हुई है तो उस दिन होगी, या फिर प्रोविजनल अगर हम फाइल करेंगे तो उस दिन की प्रायोरिटी डेट काउंट होगी। बेसिकली फर्स्ट टाइम जब हमारी कोई भी एप्लीकेशन कहीं भी इस दुनिया में जब पहली बार फाइल हुई थी, वहीं से उसकी क्या आएगी, प्रायोरिटी डेट।
क्लियर है रूबी मैम? सभी को क्लियर है ये पॉइंट, या किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट कीजिए और डिस्कस कीजिए। चल, अगर कोई नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन फाइल किया, 19/6/25 को, और मैंने जो एप्लीकेशन फाइल किया दैट इज विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, जिसमें मैंने एक क्लेम 1 डाला और एक क्लेम 2 डाला। अब उसके बाद मैंने 19/9/25 यानी 3 महीने बाद फिर से मैंने एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन उसमें डाला, और उसमें फिर मैंने ऐड ऑन किया एक क्लेम 2 और एक क्लेम 3। ठीक है, अब फिर से मैंने 19/6/26 को मैंने इस पूरी एप्लीकेशन को कंबाइन किया और एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, जिसमें मैंने क्लेम डाला क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3 एंड क्लेम 4। अब मेरा सबसे ये क्वेश्चन है कि क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3 और क्लेम 4 की प्रायोरिटी डेट क्या होगी? जी रूबी मैम, और कोई कहना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं, जी रूबी मैम बताएं। अखिल सर, ओके, सर ज्योति जो मैम। बोलिए बोलिए बोलिए। सर फर्स्ट टाइम जब फाइल हुई 19/6/25 को। मतलब ये आ गया 19/6/25। क्लेम 2, सर 2 भी 19/6/25 में। 2 भी 19/6/25। C3 सारे बता दीजिए मैम। सर C3 ये 19/9/25 में। ये 9, ये सर ओके, C4 19/6/26। 19/6/26। जी बाला सर। is there a requirement if we are combining like दोनों provision से लेके हम ये एक complete बना रहा है, in that case पे do we need to have at least one common claim? As for instance it is mentioned C2 here in both the provision, नो ऐसा नो कुछ नो नो, common होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, दिस इज जस्ट फॉर क्वेश्चन मार्क। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर मैं चाहूं तो C3 Okay sir. इंडिविजुअल भी मैं फाइल कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। दैट्स रियली गुड क्वेश्चन सर वेदर, क्योंकि ये कंफ्यूजन ऐसा होता है जनरली। चलिए, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम और प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। तो अब एक चीज और क्वेश्चन आता है, कैन एप्लीकेशन, So I have a question. यस मैम, जो application date है, that is when this C1 and C2 was filed as a provisional specification. The complete specification is basically the claim you are sending there, right? That's a difference, ना? 9/6/26 को जो है वो complete specification भेजा गया है, and that will be the claim. जी मैम देखिए, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। हालांकि अब ये जब सेक्शन 9 और 10 आएगा तो हम बहुत डेप्थ में और डिटेल में करेंगे, बट मैं बताता हूँ फिर भी आपको। देखिए, आप इंडिया में जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो आपके पास दो तरीके हैं, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। देखिए, विदाउट स्पेसिफिकेशन आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट प्रोविजनल तो डालना ही पड़ता है। अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मतलब आप जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे यानी कि फॉर्म 1 फाइल करेंगे, तो उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अगर कंप्लीट आपका नहीं हुआ है डेवलप, तो देना पड़ेगा। अब हो सकता है आपने उसमें क्लेम दिया है, क्लेम नहीं दिया है, डजंट मैटर, बट जब आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ वो डेट आपकी प्रायोरिटी डेट है। इज दैट क्लियर ज्योति मैम?
when you say application claim हुआ, are you referring to the complete specification के साथ जो फाइल हुआ? Is that what you're saying? नो, देखिए जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, दैट इज बाय फॉर्म 1, Okay, और जो स्पेसिफिकेशन फाइल होती है दैट इज बाय फॉर्म 2। okay, जब आप फॉर्म 1 फाइल करते हैं, दैट इज आपने एप्लीकेशन फाइल किया, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। 19/6/25 वाज द फर्स्ट डेट व्हेन यू फाइल्ड द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। without any specification, just an application. एग्जैक्टली, बट उसी के साथ आपको एक स्पेसिफिकेशन तो देना ही होता है। आप आइदर, अगर आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रेडी नहीं है, मतलब आपकी इन्वेंशन रेडी नहीं है, तो आप प्रोविजनल फाइल कीजिए, बट आपको प्रोविजनल तो देना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन को कुछ ना कुछ देना ही। आप That is F2. F2, Okay, ठीक है। अब उसमें हो सकता है आपने क्लेम 1 क्लेम 2 डाला हो या नहीं डाला हो, डजंट मैटर, बट फॉर्म 1 जो आपका फाइल हुआ वो आपको देगा प्रायोरिटी डेट okay, ऑफ एप्लीकेशन, प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन। okay, ओके, अब उस स्पेसिफिकेशंस में जब आप फर्दर, आप देखिए आपकी जो प्रायोरिटी डेट होती है, फर्स्ट प्रोविजनल आपने फाइल किया है, अगर प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन, वहां से, जी बाला सर आ रहा हूं मैं आपके पास भी, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना ही होता है, okay, ठीक है। इसलिए हमने डेट लिया 19/6/26। उसके बीच में आप मल्टीपल प्रोविजनल्स फाइल कर सकते हैं विद डिफरेंट सेट्स ऑफ क्लेम, but it is mandatory to aggregate all those claims in the complete specification, and you can add further more claim as well, that I wrote down here C4, जैसे कि मैंने यहाँ पे C4 लिखा, जो कि किसी प्रोविजन में फाइल नहीं था, लेकिन जो प्रोविजंस में थे वो सब मुझे कंप्लीट में एग्रीगेट करने पड़ेंगे, एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, एक साथ मुझे देने पड़ेंगे। तो अब वो क्लेम देखिए, मैंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में भी यहां पर दिया है, प्रोविजनल में भी दिया है। तो अब क्लेम की प्रायोरिटी डेट कौन सी होगी, पर्टिकुलर क्लेम की? वो डेट होगी जब वो फर्स्ट डिक्लेयर हो चुका था। मतलब ये C1 प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डेट होगा, प्रोविजनल होगा, क्योंकि C3 जो है, देखिए C3 वो यहां पर है और C3 यहां पर है, तो पहली बार C3 कब फाइल हुआ है? अंडरस्टूड, हाँ मैं समझ गई अभी। तो क्लेम पहली बार कब डिक्लेयर हुआ, आपने अनडिस्क्लोज किया? 19/9/25। हाँ, तो वो हर क्लेम की अपनी एक प्रायोरिटी डेट बन जाएगी। हालांकि अगर मान लीजिए मैं यहां पर C1 C2 देता ही नहीं, बिना क्लेम के प्रोविजनल फाइल करता, और यहां पर मैं C1 देता, C1 C2 C3, एंड देन आफ्टर दैट C1 C2 C3 C4 कर दिया, कंप्लीट हो गया वो, तो क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट हो गई 19/9/25, C2 की भी हो गई 19/9/25 और C3 की भी हो गई 19/9/25, बट C4 की जो प्रायोरिटी डेट होगी वो होगी 19/6/26, और ओवरऑल एप्लीकेशन की जो प्रायोरिटी डेट होगी दैट विल बी 19/9/25, 19/6/25। ये क्लियर हुआ ज्योति मैम की अभी भी कंफ्यूजन है कोई? यस सर, क्लियर एकदम। देखिए इसको बहुत सिंपल सरल शब्दों में आप ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी डेट दो चीजों की होगी, एक एप्लीकेशन की और एक क्लेम की। और प्रायोरिटी डेट का सीधा सा मतलब आप जिस भी काम को देख रहे हैं वो काम सबसे पहली बार कब हुआ था। गॉट इट मैम? जी सर, समझ में आ गया। ओके मैम। बाला सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yes, sir. Actually, in case if I'm directly applying Form 2 and then applying Form 1, so in that case, like for example, I'm applying Form 2, that is complete specification today, and after a month, I'm going to apply the Form 1, that is in the month of June end. तो मेरा प्रायोरिटी फॉर्म 1 से काउंट होगा या फॉर्म 2 से काउंट सर होगा? फॉर्म 1 के साथ ही आप पहली बार फॉर्म 2 फाइल कर पाएंगे, आप फॉर्म 1 से पहले फाइल नहीं कर सकते।
बाला सर, Oh, yes, sir. इवन यू आर फाइलिंग फॉर्म 1 फॉर्म 2 और फी पे नहीं की ना, तो भी आपकी प्रायोरिटी कुछ नहीं आएगी जब तक फी नहीं पे करोगे तब। एक्चुअली उसका, हाँ बिल्कुल ये पॉइंट भी सही बोला सर, क्योंकि जो फॉर्म 1 होता है ना उसी की फीस होती है, फॉर्म 2 की कोई फीस नहीं होती है सर। Okay, okay, sir. Okay. और मान लीजिए आपने 19/6/25 को फॉर्म 1 फाइल करके रख दिया और आपने फीस पे करी कल 20/26/25 को, तो आपकी प्रायोरिटी डेट एक्चुअली में पेड फीस डेट से शुरू होगी। आपने फीस कब पे करी है Okay. उसकी। That fee is from Form 1. यस, फॉर्म 2 की कोई फीस नहीं होती है सर। Okay, sir. Thank you. और फॉर्म 1 एक ही बार फाइल करना होता है सर, ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे उतनी बार आपको फॉर्म 1 साथ में पे करना है, नहीं। फॉर्म 1 इज फॉर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, कि भैया ये एक इन्वेंशन है जिसकी थोड़ी डिटेल अभी मैं आपको दे रहा हूं और इसकी मुझे ग्रांट चाहिए और कंप्लीट डिटेल मैं आपको 12 महीने के अंदर दूंगा। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हम फाइल कर रहे हैं फॉर्म 2 से, उसकी कोई फीस नहीं होती है और वो आप मल्टीपल कर सकते हैं। जी गंगा सर आ रहा हूँ। विकास फॉर्म सर, 1 एक ही बार होता है बस। सर विकास सर सर मैं, जब फॉर्म 1 मैंने फाइल कर दिया प्रोविजनल, फिर हम्म। और एक और प्रोविजनल फाइल किया, तो उसका डिफरेंट एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, सेम ही एप्लीकेशन में वो भी फाइल होगा कि उसका सेपरेट एप्लीकेशन होगा जनरेट? सर एक एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रोविजन आप फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर सेम ही होगा और उस एप्लीकेशन में जाकर ही आप फॉर्म 2 फाइल करते हो। मतलब हम मल्टीपल फॉर्म 2 फाइल कर सकते हैं या फिर फॉर्म 2 अमेंड कर सकते हैं? मल्टीपल फॉर्म 2 फाइल कर सकते हो आप। ओके सर। एंड सर वन मोर डाउट है सर। सर किसी किसी एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रियोरिटी डेट होती है, ऐसा क्यों होता है और कब होता है सर? वो सर क्लेम्स की होती है, मैं वही चीज पे आ रहा था। कैन अ एप्लीकेशन हैव, मल्टीपल प्रायोरिटी डेट्स? एक एप्लीकेशन की जो प्रायोरिटी डेट होती है गंगा सर वो सेम होती है, एक ही होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल किया, यस सर। ठीक है, आज 19/6/25 को आपने इंडिया में एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल किया, उसके यस सर। बाद 10 महीने के बाद 19/4/25 को आपने पीसीटी फाइल किया, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। यस और सर। उसके बाद आप देखिए यहां से आपके पास 31 महीने कब तक हैं, कब तक आप 94 फाइल से कर सकते हो नेशनल फेज एंट्री में? कितने महीने का टाइम मिलता है? 30 to 31 मंथ्स। यस सर 19/11/2027। ठीक है, अब यहां पर जब आप मान लीजिए आपने 10 कंट्रीज में डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी जिसको हम बोलते हैं नेशनल फेज एंट्री, यस सर। उन सब एप्लीकेशंस की प्रायोरिटी डेट कहां से आएगी सर? सर इंडिया से ही आएगी सर। एग्जैक्टली यहां से आएगी। आपकी पहली बार एप्लीकेशन फाइल हुई तो सभी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट सेम होगी सर, बट उन सभी एप्लीकेशंस में क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट अलग हो सकती है। इसमें अगर मान लो मेरे 4 क्लेम हैं या 5 क्लेम हैं या 10 क्लेम हैं तो उन सभी एप्लीकेशंस सभी क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट अलग अलग हो सकती है। ये क्लियर हुआ सर? यस सर। सर एक और डाउट मेरे को आ गया सर। जैसे हमने जब 10 कंट्रीज में नेशनल फेज फाइल किया, तो सर अगर मतलब किसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेट को फाइल हुआ, तो सर हर कंट्री अपने लॉ के अकॉर्डिंग उसको एग्जामिन करेगी। तो सर इसमें तो सर प्रायर आर्ट तो आ सकता है ना हमारा ही एप्लीकेशन एफईआर में? सर आपका डाउट सही है, बट मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपका डाउट सही है सर, बट इसको अभी हम डिस्कस करेंगे सर, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्या वो एक ही पॉइंट पे डिस्कशन ट्रैक से जा रहा है सर, अगर आप मुझे अलाउ ओके करें। सर। हालांकि ओके सर, उसका नो आंसर प्रॉब्लम। मैं दूंगा आपको, वो जब हम पीसीटी की टाइमलाइन और नेशनल फेज एंट्री पूरा डीप में डिस्कस करेंगे ना, तो ये सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे सर। बट अभी क्या ओके है, सर। प्रायोरिटी डेट को अभी हमें समझना है क्या है।
वो अदरवाइज क्या हो रहा है सर कि डिस्कशन एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है और फिर हमारा टाइम थोड़ा वहां लग जाता है। बाकी ऐसा नहीं है सर कि मैं आंसर नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं दे सकता हूँ, अभी भी दूंगा आपको। बस ये समझिए सर, जब पीसीटी फाइल होती है ना, तो उसका जो आईएसआर बनता है वही उसकी रिसर्च रिपोर्ट होती है सर, वो मल्टीपल कंट्रीज नहीं करती है। फिर इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट वो एक ही होती है सर। ये सर। ठीक है, बस। सर ये जो मल्टीपल प्रायोरिटीज होती है सर, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ओके सर। सर विकास सर बहुत टाइम से हैंड रेज किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं है जी। विकास सर, जी जी प्लीज, सॉरी सर, मैं देखा नहीं सर। बट सर का कैमरे का साइन नहीं आ रहा, बाकी कोई बात नहीं। जी विकास सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे आपका हैंड रेस दिखाई नहीं दिया। हेलो। ए, अच्छा, अभी अभी आ रही है क्या आवाज? जी जी सर, अभी आ रहा, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर। सर मेरा क्वेश्चन था वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वाला, थोड़ा डिले हो गया, तो आप उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और प्रिस्क्राइब मैनर आप उसको शॉर्ट में बता सकते हो क्या, फटाफट 1-2 मिनट में, जी ज्यादा जी से जी कम टाइम में, कि मैं जी सर। कॉन्सेप्ट भूल गया। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ ठीक। सर। बस एक बार गंगा सर का वो एक जो क्वेश्चन है वो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके हाँ आंसर ठीक है। देता हूँ जी। गंगा सर, आपका क्वेश्चन था मल्टीपल प्रायोरिटीज कैसे होते हैं सर। देखिए, मान लीजिए आज 19625 में मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की इंडिया में, ठीक है, और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से फाइल की जिसमें मैंने क्लेम फाइल किया, क्लेम 1। गंगा सर, ये सर। हाँ, कॉन्वर्सेशन करते हैं अपन। 19925 को मैंने फिर उस एप्लीकेशन में एक दूसरी प्रोविजनल 2 फाइल किया, ये 1 था, जिसमें मैंने क्लेम 2 क्लेम 3 फाइल किया। ये क्लियर है सर? और यस सर। उसके बाद मैंने 19725 को इस एप्लीकेशन के सभी प्रोविजंस को एग्रीगेट किया और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, जिसमें मैंने क्लेम 1 डाला, क्लेम 2 डाला, क्लेम 3 डाला, क्लेम 4 डाला। अब आप मुझे बताइए क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट क्या होगी? सर 196। क्लेम 2 की? इसकी सर 99 हो जाएगी। क्लेम 3 की? इसकी सर 99 हो जाएगी। क्लेम 4 की? सर ये 197 हो जाएगी, नहीं। हाँ, 19/1/2025। ये सर 6 वन आ है। गया सर, ओके सर। 26। तो यस सर। ये आपने आंसर कैसे दिया सर? आपने क्या लॉजिक लगाया इसके पीछे? प्रोविजनल डेट ऑफ फाइलिंग जिस क्लेम की जिस दिन हुई। जो क्लेम जब पहली बार फाइल हुआ था। देखिए, क्लेम 1 तो यहां भी फाइल हुआ है ना, यस सर। बट यहां पे पहले हो चुका है। रजत सर, रजत सर, जी जी अनिल सर, जी सर। ये डेट गलत हो गया है, 196 आएगा, 97 हो गए, 13 मंथ हो जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, माय बैड, वो 5 करना पड़ेगा वहां और इसके बाद रूबी मैडम का भी हैंड रेस है, एक बार उनको बाद में पूछ लेना आपका ये होने के बाद। पे। जी गंगा सर, यस सर। क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट आपने 19625 क्यों चूज करी? तो सर फर्स्ट टाइम इसी डेट को फाइल हुआ था। हाँ, तो एक एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रायोरिटीज क्लेम्स की होती है सर। एंड सर जब हम मतलब एप्लीकेशन की प्रायोरिटी लेंगे तो 19/6/2025 ही होगी। यस, ओवरऑल जितनी भी वो एप्लीकेशन अब आगे कहीं भी जाएगी, कहीं पर भी वो एप्लीकेशन जाएगी, उसकी प्रायोरिटी डेट यही होगी सर। एंड सर जब हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे, तो सर जो उसमें जो फॉर्म 1 फाइल करेंगे, तो उसमें सर ये सारी डेट हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि नहीं ये सर, डेट। आप वहां पे सिर्फ फॉर्म 2 फाइल करेंगे, आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के टाइम पर दोबारा फॉर्म 1 फाइल नहीं करना है सर। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैसे फाइल होगा वो एक सेकंड क्वेश्चन है।
उसको हम करेंगे डिस्कस सेक्शन 9 में, जब हम पहुंचेंगे 9 और 10 में। 10 सेक्शन पूरा ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के ऊपर है। सर सेक्शन का नाम है कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है, कैसे आता है, उस पे आप अभी कंफ्यूज मत होइए। अभी आप क्लेम की प्रायोरिटी डेट समझ पा रहे हैं? यस सर, ये तो समझ में आ गया। बात कोई इशू नहीं है। अगर कंप्लीट फाइल कैसे करना है, अगर ये माइंड में कंफ्यूजन है तो अभी उसको रखते हैं सर, कोई इशू नहीं है। वो अभी हम आएंगे आगे सेक्शन 8 के बाद 9 10 में जब आएंगे तो वहां पर यही सब डिटेल डिस्कशन होगा। और अभी जो हमने डिस्कशन किया दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 11, प्रायोरिटी डेट्स ऑफ क्लेम्स। आप Yes, सेक्शन sir. का नाम देखेंगे तो उसका नाम ही है प्रायोरिटी डेट्स ऑफ क्लेम्स। एक एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लेम्स के मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती है। ये क्लियर हुआ सर? यस सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ ओके सर, थैंक यू। जी रूबी मैम। यस सर। सर जी मेरे मैम। 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वन कि अगर मैं फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 प्रोविजनल फाइल करती हूँ, लाइक मैंने 1600 फीस पे कर दी, तो उसके बाद जब मैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करूंगी तो तब फिर से फीस देनी पड़ेगी या फिर वही फीस में लाइक 1 साल के बाद सेम होगा? फॉर्म 2 की कोई फीस नहीं होती है। लाइक फॉर्म 1 की फीस जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं फाइल करती हूँ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट वाला फॉर्म 1, हम्म, तो फॉर्म 1 के साथ में फीस तो लाइक पे करनी पड़ेगी ना सर, फॉर्म वो तो वन करनी के साथ? पड़ेगी, फॉर्म 1 की तो करनी तो, पड़ेगी 1600 रुपए। तो मैंने प्रोविजनल फाइल किया, तो जब 1 साल के बाद में मैं या विद इन कंप्लीट फाइल करती हूँ लाइक फॉर्म हाँ 1 2 3 5 इन्वेंटरशिप और 9 के साथ, तो मेरे को दोबारा से फिर फीस पे करनी पड़ेगी लाइक नहीं मैम, 9 नहीं करनी। जब आप देखिए, पहली बात तो 1 साल के बाद आप कंप्लीट फाइल ही नहीं कर पाओगे। विद इन लाइक 1 ईयर? बस कोई फीस पे नहीं करनी दोबारा। ओके। ओके, एनीबॉडी एल्स? और किसी का हैंड रेज है? कोई नहीं, क्वेश्चन? विकास सर का ये प्रिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब मैनर। ओके हाँ, चलो। देखिए विकास सर, अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिएगा सर। चले कोई बात नहीं। देखिए साहब, प्रिस्क्राइब्ड और प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो है ना, ये पर्टिकुलरली 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं सर जो आपको एक्ट में बहुत रैंडमली देखने को मिलेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। अब कहीं पर भी अगर किसी एक्ट के किसी भी मतलब पेटेंट एक्ट के कहीं पर भी प्रोविजन में अगर वर्ड यूज होता है प्रिस्क्राइब्ड, सो दैट मीन्स वी हैव टू रेफर सम रूल हेयर। मतलब जो पेटेंट्स रूल्स हम पढ़ेंगे उसका मतलब है कि जो प्रोविजन की बात एक्ट में जहां पर की गई है वहां पर हम कोई ना कोई रूल को रेफर करने की बात कर रहा हो। और जब प्रिस्क्राइब्ड मैनर की वो बात करेगा तो वो यहां पर बोलेगा कि भैया यहाँ पे कोई फॉर्म लगेगा और उसकी कुछ फीस होगी। तो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड वर्ड अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है एक्ट में तो मतलब वहां कोई ना कोई रूल को रेफर करना है हमें। और अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर अगर हमें पढ़ने को मिल रहा है तो वहां पर कोई ना कोई फॉर्म एप्लीकेबल होगा। इज इट ओके सर? ये क्लियर हुआ विकास सर? शायद सर नेटवर्क इशू लगता है। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रायोरिटी डेट से। रजिस्टर, रजिस्टर क्या है? देखिए, हालांकि वैसे तो यहाँ पे जो रजिस्टर है दैट इज रजिस्टर ऑफ पेटेंट। रजिस्टर ऑफ पेटेंट क्या होता है? देखिए इस तरह ये एक तरह का डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस या डेटा रिकॉर्डिंग डिवाइस है एक तरह से रजिस्टर, जिसमें किसी भी पेटेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। मतलब पेटेंट की एप्लीकेशन, ठीक है, पेटेंटी, अगर उस पर कोई भी एक्टिविटी होगी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर में मिलेगी। जैसे पेटेंटी कौन है, अगर उसका पेटेंटी और ग्रांटी अलग है तो वो मिलेगा। उसका फॉर्म 27 यानी कि उसकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी उसकी पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। जैसे कि हमने बात की थी, अगर आपका पेटेंट पे कोई लाइसेंस इशू होता है तो उस लाइसेंस की भी आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी। तो
रजिस्टर एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेनेंस है जहां पर एक पेटेंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आफ्टर ग्रांट। ठीक है, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है। और ये रजिस्टर कहां पर होता है? अब तो ऑनलाइन आप ये पूरा डेटा देख सकते हैं, बट इट इज मेंटेन्ड बाय द पेटेंट ऑफिस एंड कंट्रोलर। पेटेंट ऑफिस एंड कंट्रोलर इनको मेंटेन करते हैं और उसको डेट टू डेट अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। चलिए, अब मेरा एक क्वेश्चन है, सभी से हैंड रेस करके बताइएगा। मान लीजिए अनिल सर हैं और अनिल सर ने एक पेटेंट की ग्रांट उनके पास है। कहां पर? यूएस में। अनिल सर फिर यूएस में रहते हैं और वहां पर उनके पास एक पेटेंट की ग्रांट है। ठीक है, और एक मान लीजिए कोई एक एक्सरसाइज करने के लिए एक साइकिल है, एक साइकिल का डिजाइन है जो स्पाइन पेशेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। उनके पास कोई कैसी इनोवेटिव साइकिल है। अब मैं यूएस गया तो मैंने देखा कि यार ये जो एक एक्सरसाइज करने के लिए जो एक साइकिल है, ये स्पाइन पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही एफिशिएंट है। तो और इंडिया में तो बहुत लोगों को इसको प्रॉब्लम है स्पाइन की, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी फाइल ये साबित हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही चीज आके इंडिया में उस इन्वेंशन, उस साइकिल का पेटेंट फाइल कर दिया। क्या मैं इसका पेटेंट फाइल तो कर दिया, क्या मुझे ग्रांट मिल सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है सभी से। मेरा हैंड रेज है क्या? हाँ, लोअर कर देता। अनिल सर, वो मेरा हैंड लोअर कर दीजिएगा। ओके, खाली राइट राइट से आ जाओ। विकास सर, अगर आप कुछ कह रहे हैं? टिपिकल साउथ चलिए, कोई बात। ज्योति मैम का हैंड रेज हुआ, अखिल सर का, बाला सर का, दीपक सर, गीताली मैम भी है आज, वेलकम मैम, दुबे, पुष्पेंद्र दुबे सर, गौरव सर, गंगा सर। क्या लगता है इसका आंसर कि उसको पेटेंट ग्रांट होगा कि नहीं होगा? ओके, चलिए ज्योति मैम से पूछता है। ज्योति मैम। Sir, if this knowledge is already there in the public domain, like if it is being widely used by everyone, it's knowledge to the public, then you filing patent will not make any sense, you'll not get the grant. But let's say it is not available anywhere and it's just an invention, not known to the people and not known to the, it's not available in the public domain. Somebody has thought about it, but he has not filed for it. Then a person can file it. मैम इसीलिए मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लगाई, उनके पास पेटेंट ग्रांट है, पहले तो ग्रांटेड है। हाँ, so इस सिनेरियो में since this exercise cycle is already been granted to Anil sir and he is the patentee of that particular patent, you will not be able to do it in India. फाइल तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई मतलब कोई रोकने रिजेक्ट हो वाला नहीं है। जाएगा, हाँ, ग्रांट नहीं होगा। ग्रांट नहीं होगा। क्यों? अगर मैं ये बोलूं कि भैया इंडिया में तो इसको लाने वाला पहला मैं हूं, तो देखिए पेटेंट तक टेरिटोरियल राइट है, तो इंडिया की टेरिटरी में तो इस पेटेंट के लिए मैं ही ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सर वो तो इम्पोर्टर हो गया ना, तो अनिल है, अगर उन्होंने इंडिया में लाया है वो तो इम्पोर्टर हो गया। तो इंडिया में ये चीज शायद नहीं चलती है, इम्पोर्टर या फिर फर्स्ट कम्युनिकेट करे फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। एग्जैक्टली। तो ये जो रजत है, ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है,
ये इंडिया में फर्स्ट इंपोर्टर जरूर हो सकता है अब, बट वो फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का मतलब ही है इस पूरी दुनिया में वो डिवाइस, वो इन्वेंशन सबसे पहले किसने की थी, वही पर्सन ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कहलाएगा। ये क्लियर हुआ? तो अगर मान लीजिए मैं इस पेटेंट को इंडिया में लाता हूं, या तो मैं वो पर्सन, मैं बनूंगा फर्स्ट कम्युनिकेटर टू द इंडियन टेरिटरी और फर्स्ट इंपोर्टर, बट मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं हूं। तो पेटेंट की जो ग्रांट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को ही मिलती है। जी अखिल सर। अखिल सर नहीं सर, आपने, मतलब वो आपने क्वेश्चन के लिए पूछा था ना, तो वही ओके सेम ओके ओपिनियन है। ओके ओके, थैंक यू सर। वाला बाकी इस पे कुछ अलग कोई डिस्कस करना चाहता है, किसी का कोई कोई अलग अलग पॉइंट हो इससे डिफरेंशिएट? जी बाला सर। Sir, just one query. हम्म, I'm just trying to understand regarding this imported, import from the other foreign country. Like हमने according to वो ये एक section है ना 21L. If it is not if it is disclosed anywhere in the world, वो विदेश में भी disclosed. Although the rights which is provided to us are territorial, बट वो विदेशी पे डिस्कोस्ड है, वो डिस्कोस्ड होगा तो हमको कोई भी कर नहीं सकता ना सर, लाइक इसको पेटेंट कर ही नहीं सकता। इधर हम क्यों, व्हाई वी नीड टू एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इंपोर्टर्स आर नॉट अलाउड इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द विदेश, इट इज नॉट अलाउड, राइट है ना सर? सर इसीलिए वो पर्सन इंपोर्ट कर सकता है या फिर उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट उसको इंडिया में पेटेंट नहीं मिलेगा उस पर। सर वही मेरा क्वेरी है, लाइक व्हाई वी नीड टू एक्सप्लिसिटली मेंशन इट हियर, लाइक इफ वी हैव द डेफिनेशन दैट वो विदेश पे कोई जगह पे पब्लिश्ड है, उसको ऊपर ग्रांट नहीं मिलेगा, उसका मतलब कोई दूसरा इन्वेंटर बन नहीं सकता इन द अदर टेरिटरी। सर देखिए, तो हाँ हाँ जी जी जी, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन का। सर है ना, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, यानी वो समझाना चाहते हैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन है। और आप पेटेंट एक्ट की लैंग्वेज में इसको देखोगे ना तो इसी तरीके से लिखा हुआ है कि जिसने फर्स्ट इंपोर्ट किया ना वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। अगर आप ट्रू एंड यस फर्स्ट सर, इन्वेंटर देखेंगे तो उस तरीके से एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है इन दैट मैनर, दैट्स व्हाई यस सर, एग्जांपल। वो समझ गया सर, मैं वो समझ गया था। आई जस्ट क्यूरियस उन्होंने वो एक्ट पे क्यों दिया है, लाइक द रीजन इज लाइक उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है अकॉर्डिंग टू 2NL, लाइक कोई भी विदेश पे वो होगा तो हमको नहीं होगा, सो इन्वेंटर तो बन नहीं पाएगा। इट इज समथिंग लाइक रिडंडेंट मैं फील कर रहा था, बिकॉज वो विदेश पे होगा तो हम कोई और ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर बन ही नहीं सकता ना सर, लाइक व्हाई वी नीड टू एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इट इज इंपोर्टर अलो नहीं कर सकता ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। वो वही मेरा जस्ट लाइक डाउट था, और वी कैन से आई एम जस्ट सरप्राइज्ड व्हाई दे आर रिपीटिंग इट। बाला सर मैं कुछ बोल दूं? बाला सर, यस सर। ये ऐसा नहीं कि ग्रांटेड हो गया, इवन मैंने यूएस में कंप्लीटली फाइल कर दिया, तो यू डोंट नो ना कि मेरा पेटेंट है क्या नहीं है, और बाद में रजत सर ने इंडिया में आके बोल दिया ये मेरा पेटेंट है करके, बट मेरा ग्रांटेड हुआ नहीं है अभी तक, सिर्फ कंप्लीट फाइल कर दिया है मैंने। उस केस में भी वो, उस केस में आपको अभी अभी बात बन रहा है सर, थैंक यू सो मच, अभी अल्ट्रा क्लैरिटी मिल गया, थैंक यू। बाला सर। हाँ यस सर, अभी क्लैरिटी बन रहा है सर। ओके। एंड सर ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की बात है। देखिए आपके एप्लीकेशन के एप्लीकेंट मल्टीपल हो सकते हैं, पेटेंट के पेटेंटी मल्टीपल हो सकते हैं, बट एप्लीकेंट्स भले ही एक से ज्यादा हो बट वो फिक्स ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर वो फिक्स ही रहेंगे जो भी बने हुए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने, रजत सर ने, अनिल सर ने इकट्ठा मिलके कोई एक इन्वेंशन किया तो वी आर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दैट इन्वेंशन, बट वो एक से ज्यादा कभी अल्टर नहीं हो सकते हैं कि भाई बाद में मीन्स कोई और ही पर्सन अगर सही तरीके से वो है इन्वेंटर तो ही रह सकता है, बट वो किसी अपनी इन्वेंटरशिप किसी को दे नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकती है।
हालांकि इसका कोई मीनिंग बन पा रहा है कि नहीं, बट ये फैक्ट तो है ही। करेक्ट सर? yes sir, बन पा रहा सर. This बाला is सर also giving some different सर directions sir. एक सर क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। मुझे जी जी मैम। सर जैसे सर ने बोला कि जैसे फॉर्म 1 हम फिल करते हैं तो उसमें हम इन्वेंटर्स की डिटेल डालते हैं, बाद में हम एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं वाया फॉर्म 8, या फिर इन्वेंटर भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, मगर वो इन्वेंटर रह चुका है। जैसे कि मैंने मैंने इन्वेंटर की, हम तीनों इन्वेंटर है, मैं, रजत सर और अनिल सर। बट मैंने अपना ही नाम अपनी एप्लीकेशन में डाला। हालांकि उस इन्वेंशन में रजत सर का भी कंट्रीब्यूशन था और अनिल सर का भी था। तो वो बाद में करवा सकते हैं ऐड विथ सम प्रूफ। वो आएगा सेक्शन 28 में आगे डिस्कशन। बट वो करवा सकते हैं, बट वो कभी भी विदाउट प्रूफ ऐसा नहीं होगा कि हम बाद में किसी को ऐड, यानी कि हम तीनों ने सपोज फाइल कर दिया, मैंने, रजत सर ने और अनिल सर ने, फिर आप कहते हैं कि रूबी मैडम अभी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी ऐड कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता इन दैट मैनर। करेक्ट मैम? समझ पा रहे हैं आप? सर वो ट्रांसफर नहीं है। यस, यस सर, जैसे अगर मान लो लाइक मैंने अपना या किसी ने भी नेम ऐड करवाना है, तो एक जैसे फॉर्म 8 होता है उसके थ्रू जो हम एडिशन करते हैं इन्वेंटर का करते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर जैसे इन्वेंटर फॉर्म का 1 करते में हैं, 1? इन्वेंटर का करते हैं फॉर्म 8 में, मगर रह गया है तो ये एडिशनल वर्ड आप ऐड कर दीजिएगा, रह गए हैं तो। यानी वो या तो वो इन्वेंटर प्रूव करेगा कि मैंने ये इन्वेंशन में कंट्रीब्यूशन किया था, या फिर एप्लीकेंट खुद ऐड करना चाहता है कि हाँ भाई ये इन्वेंशन में था साथ में। ओके। ओके, तो आई थिंक बाला सर अभी क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का डेफिनेशन? Yes sir, clear sir. हाँ, मैं आपको सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर में फर्स्ट इंपोर्टर एंड टू हुम एनीवन जिसके साथ इन्वेंशन की कम्युनिकेशन हुई है, वो दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर किसी कंट्री में या कहीं पर किसी ने पहली बार कोई प्रोडक्ट फॉरेन से या बाहर से आउटसाइड दैट टेरिटरी इंपोर्ट किया है, तो वो फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर नहीं कहलाएगा। ये क्लियर हुआ बाला सर? Yes sir. चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं आज सेक्शन 3, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। पहली बात देखिए, हमने अभी कल जेविड सर ने एक एमसीक्यूज किए थे, जिसमें एमसीक्यूज का एक आंसर क्या था कि सिर्फ 2(1)J पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेटेंटेबल होगी इन्वेंशन। क्यों? उसमें अगर सेक्शन 3 के प्रोविजंस में वो इन्वेंशन आती है तो उसको अंडर दिस एक्ट इन्वेंशन नहीं माना जाता है और वो पेटेंटेबल नहीं है। ये पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जिसके पर्टिकुलर सबसेक्शंस हमको याद करने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला नेचुरल लॉस, मतलब देखिए कोई भी एक ऐसी इन्वेंशन जो नेचुरल लॉज यानी कि पर्यावरण के, हमारे एनवायरनमेंट के नियमों का उल्लंघन करती हो, कोई भी नेचुरल लॉ को अपोज करने वाली या उल्लंघन, फ्रिवलेस टू द नेचुरल लॉज, कोई भी ऐसी इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम सब लोग अपना कोई ना कोई एक व्हीकल चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, है ना? तो हमें डेली बेस पे, उसमें डेली बेस पे, रेगुलर बेस में एक फ्यूल डलवाना पड़ता है जिसको हम पेट्रोल या डीजल बोलते हैं, है ना? हम सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो हम समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल क्यों डलवाना पड़ता है। अब कोई एक ऐसा इंजन बन जाए कि जिसमें एक ही बार आपने फ्यूल डाला और फिर कभी फ्यूल डलवाने की जरूरत ना पड़े, क्या ऐसा इन्वेंशन नेचुरल लॉस के अकॉर्डिंग होगा? ऐसा इन्वेंशन कोई पॉसिबल है? थ्योरेटिकली तो है, बट क्या प्रैक्टिकली है? नहीं है। तो ऐसी कोई इन्वेंशन जो नेचुरल लॉस के खिलाफ जा रही है वो पेटेंटेबल नहीं होगी।
इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, PMM1। PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। मतलब ये वही बात आ गई, एक बार मैंने किसी मशीन को चालू कर दिया और विदाउट कोई एनर्जी इनपुट, बिना किसी बिजली के, बिना किसी इनपुट के, वो मशीन अपने आप ही चल रही है। वो एग्जांपल है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड का। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बताइए मुझे हैंड रेस करके, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मशीन को आपने एक बार स्टार्ट कर दिया और फिर विदाउट एनी इनपुट ऑफ फ्यूल और विदाउट एनी एनर्जी इनपुट वो मशीन अपने आप ही चलती रहे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नो सर, बिकॉज एनर्जी को हम केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। है ना? तो ऐसा ही कोई अगर, तो PMM1 का जो काइंड है ये पेटेंटेबल नहीं है, ऐसी कोई इन्वेंशन। अगर ये पॉइंट क्लियर है या इस पे किसी को कोई डाउट है या कोई डिबेट करना है, कोई पॉइंट है तो हैंड रेस करें। ज्योति मैम, बाला सर, विकास सर, एनीबॉडी, अखिल सर, रूबी मैम। अगर किसी को डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दीजिए एक बार। ओके, एक थम्स अप आया मोनिका मैम, रूबी मैम का। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रेजुडाइस। देखिए प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। यहां पर हम सीधा सा शब्द समझेंगे, हानिकारक। मतलब कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नेचर, एनवायरमेंट का सोशल, इकोनॉमिकल को किसी भी तरह से अगर हानिकारक है, प्रेजुडाइस है, तो वो इन्वेंशन पेटेंटेबल अंडर दिस एक्ट नहीं होगी। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक मशीन बनाई वैसे एग्जांपल थोड़ा अजीब है, मतलब अजीब क्या, बहुत गलत है, क्योंकि वो इससे रिलेट करता है। मैंने एक मशीन बनाई जो घर में आपको काउंटरफिट नोट्स प्रिंट करके दे सकता है। अब मुझे बताइए, क्या ऐसी कोई मशीन पेटेंटेबल होनी चाहिए? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए है, प्रेजुडिस है, सोशली ये बहुत गलत है। या फिर कोई भी ऐसा मैंने थेफ्ट डिवाइस बनाया जिसकी मदद से मैं कहीं पर भी कोई भी चोरी बहुत आसानी से कर सकता हूं, या जैसे ताला तोड़ने का मशीन। अब वो ताला तोड़ने का जो इंटेंशन है वो थेफ्ट है, तो क्या ऐसी कोई मशीन या डिवाइस जिसका इंटेंशन ही गलत है, जो कि प्रेजुडिस, हानिकारक हो सकता है, मुसीबत हो सकता है सोशली, ह्यूमन बीइंग, नेचर, एनिमल, किसी के लिए भी, तो ऐसी कोई भी इन्वेंशन पेटेंटेबल अंडर 3B नहीं होगी। सर ये कैशियो का एग्जांपल देखिए बेस्ट। जी सर। जी पुष्पेंद्र सर। तो सर वो आपने काउंटरफेट नोट्स वाला एग्जांपल दिया, अगर मेरा कोई भी एक डिवाइस जो एक हार्मफुल एक्ट कर रहा है बट वही उसके दूसरे वे में सपोर्ट वाला भी एक्ट कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई इन्वेंशन होगा तो मतलब एक मशीन दो काम कर रहा है, जैसे अगर काउंटरफिट नोट्स भी बना रहा है बट वही मशीन नकली नोट्स पकड़वाने का भी काम अगर कर रहा है तो? सर बनाना अलग चीज है और पकड़ रहा है वो तो सर काम हो ही रहा है, बट मैटर ये करता है सर, हालांकि इस पे और भी सेक्शंस आएंगे आफ्टर सेक्शन 33, 34, 35, है ना, जिसमें हम ये भी देखेंगे। सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66 में भी आएगा ये चीज। अगर कोई डिवाइस पेटेंटेबल हो चुका है बट उसका जो इंटेंशन है वो मार्केट में प्रेजुडाइज हो चुका है, उसका भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं सर। एक केसियो की एक घड़ी थी सर, मैं उसका मॉडल भूल रहा हूं, मैं मॉडल मुझे याद नहीं है, बट दैट वाज अराउंड 1980s। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो घड़ी है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। हाँ, वो टाइम मशीन में यूज करते थे। टाइम बाउंस में मशीन घड़ी यूज होने लगी थी सर। यस यस। तो वो जो वॉच थी, रिस्ट वॉच थी, हालांकि वो बाद में उसका पेटेंट भी रिवोक हुआ और वो बैन भी हुई सर। ओके ओके सर। है ना? तो इसीलिए
तो अगर कोई मशीन ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंट, सोशली, इकोनॉमिकली किसी भी तरह से प्रेजुडिस साबित हो रही है, पेटेंट ग्रांट होने से पहले ये प्रूफ हो रहा है कि भैया दैट इज प्रेजुडिस टू एनवायरमेंट, तो वो इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी और उसको पेटेंट नहीं दिया, ग्रांट नहीं मिलेगी। गॉट इट सर। तो ये बाद में भी हो सकता है सर, ऐसा नहीं कि पहले। चलिए अब हाँ, सी आता है डिस्कवरी। अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है? कोई चीज जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने ढूंढी तो इन्वेंशन हो गया। कोई चीज एग्जिस्ट करती थी बट मुझको जस्ट उसके बारे में पता चला तो डिस्कवरी हो गया। कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, मुझे पता बस मैंने चला, हाँ मैंने ढूंढ लिया उसको तो डिस्कवरी है, हो गया वो। एंड और हाँ कोई चीज जो थी नहीं बट मैंने समहाउ इन्वेंट किया, मतलब उसके बारे में कैसे बताओ, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं था उसका बट मैंने हाँ, तो यही डिफरेंस है डिस्कवरी और इन्वेंशन में। देखिए, डिस्कवरी का मतलब वो चीज पहले से इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही थी, बट वो किसी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ उस एग्जिस्टेंस को ढूंढा, सर्च किया, दैट इज डिस्कवरी। दैट डिस्कवरी कुड बी ऑफ एनीथिंग। मान लीजिए मैंने कोई गैलेक्सी डिस्कवर करी, कोई हब डिस्कवर किया कहीं दूर दराज किसी पहाड़ों के जंगलों में, मान लीजिए मैंने कोई नॉन लिविंग थिंग डिस्कवर करी, तो वो सिर्फ एक डिस्कवरी है, आपने सिर्फ उसको ढूंढा है, आपने उस पर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की है, तो दैट इज ओनली डिस्कवरी एंड दैट इज नॉट पेटेंटेबल। एंड दैट डिस्कवरी कुड बी ऑफ एनी मैथमेटिकल साइंटिफिक फॉर्मूला। आपने कोई थ्योरी बनाई, साइंटिफिक थ्योरी, तो वो थ्योरी सिर्फ एक डिस्कवरी है, उसका कोई प्रोडक्ट और प्रोसेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो पेटेंटेबल नहीं होती है अंडर 3C। चाहे आपने कोई लिविंग थिंग ढूंढी हो, लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग, तो भी वो, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा उस पर नहीं किया है, तो वो पेटेंटेबल नहीं है, क्योंकि वो अंडर 3C इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था, आपने सिर्फ उसको ढूंढा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? बाला सर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ज्योति मैम, रूबी मैम, अखिल सर? नहीं है तो यहाँ पे मुझे एक बार थम्स अप दीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सेक्शन हम करने वाले हैं वो है 3D। ओके, 3D, efficacy and new use, most widely section अंडर केमिकल और फार्मास्यूटिकल और ड्रग रिलेटेड पेटेंट। देखिए 3D क्या बोलता है, इसमें 3 फॉर्म है। पहला तो, अगर कोई भी न्यू फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग सब्सटेंस को मैं बनाता हूं, या फिर मैंने कोई एग्जिस्टिंग सब्सटेंस का न्यू यूज मैंने सर्च किया है, या फिर मैंने एक नया प्रोसेस तो बनाया, मान लीजिए कोई प्रोसेस पेटेंटेड है और मैंने कोई एक प्रोसेस बनाया, वही को जो इनपुट्स यानी जो उसमें इंग्रेडिएंट्स थे वही इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, बट मैंने कोई भी एफिकेसी में चेंज नहीं लाया, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें विदाउट एनी न्यू सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस किए हुए अगर मैं कोई प्रोसेस बनाता हूं, तो वो प्रोसेस पेटेंटेबल नहीं होगा। किसी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस का न्यू यूज अगर सर्च में कर रहा हूं, तो भी वो पेटेंटेबल नहीं होगा। और अगर किसी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस का मैं कोई नया फॉर्म बना रहा हूं, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस में बहुत ज्यादा होता है, वो सब अगर इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में अनिल सर बता पाएंगे, बीइंग अ केमिकल बैकग्राउंड। देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं सेम सब्सटेंस में,
तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस को आप पेटेंट नहीं कह सकते कि भैया इसका स्ट्रक्चर अलग है इसलिए मुझे दे दो, अनटिल एंड अनलेस अगर उस सब्सटेंस में कोई इंप्रूव्ड एफिकेसी नहीं आती है। अब इंप्रूव्ड एफिकेसी का मतलब क्या है? देखिए, बहुत एग्जांपल है हमारे पास। आज से कुछ समय पहले एक एंटासिड आया करता था डाइजीन के नाम से। डाइजीन नाम था ना अनिल सर उसका? यस सर। हाँ। अब ये एक एंटासिड था जो कि लिक्विड फॉर्म में होता था, सिरप फॉर्म में होता था, एंटा एसिड, जिसको कंज्यूम करने के बाद अगर किसी पर्सन को एसिडिटी है तो वो जो डाइजीन है वो 15 to 20 मिनट्स लेता था एसिडिटी पे रिएक्ट करने के लिए, मतलब अपना इफेक्ट शो करने के लिए। लेकिन उसके बाद एक आया प्रोडक्ट जिसका नाम है इनो, वो क्या बोलता है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है 15 से 20 मिनट से और 6 सेकंड में। दिस इज कॉल्ड एफिकेसी। यहां तक क्लियर हुआ सर? इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, अगर उससे पहले किसी को कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहता है तो बताएं। एनीबॉडी? ओके, चलिए। देखिए, हर सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, ड्रग होता है। एक मैसेज आया है, ओके थैंक यू सर। देखिए, कोई भी केमिकल ड्रग होता है, सब्सटेंस होता है, जब हम उसको कंज्यूम करते थे उसका एक टॉक्सिसिटी लेवल होता है। और एक पर्सन ने एक प्रोसेस बनाया जिससे एक ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एफिकेसी उसकी अच्छी हो गई। क्या यह मैं सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। Okay. तो क्या इसका पेटेंटेबल मिलना चाहिए, पेटेंटेबल होना चाहिए? यस सर। सेम सब्सटेंस है। यस, मतलब विकास सर कह रहे हैं पेटेंटेबल होना चाहिए। ओके। देखिए, यहां पर मैं एक रियल लाइन केस स्टडी भी आपसे डिस्कस करूंगा, बट टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना इटसेल्फ इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ एफिकेसी। ये क्वेश्चन आया है, मैंने कहीं देखा, और इसकी केस स्टडी भी है। अगर किसी सब्सटेंस की, हालांकि ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर कोई केमिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो वो शायद इसको समझने में उसको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट अगर किसी सब्सटेंस की आपने सिर्फ टॉक्सिसिटी रिड्यूस करी है तो दैट इज नॉट डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग कि उसकी आपने एफिकेसी बढ़ाई है। एक पेटेंट इस पे रिवोक भी हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो टॉक्सिसिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो एफिकेसी का मतलब नहीं है यहां पर पढ़ना। एफिकेसी डायरेक्ट उस सब्सटेंस की जो वर्किंग है, जो उसका इफेक्ट होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए, या फिर उस टाइमिंग, उस इफेक्ट की जो टाइमिंग है वो रिड्यूस, मतलब कितने टाइम में आपको रिजल्ट दे रहा है, दैट इज एफिकेसी। अगर एफिकेसी उतनी ही है बट यह कि आफ्टर व्हाट दैट एफिकेसी दैट रिजल्ट्स उस सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी कम है, तो वो एफिकेसी से रिलेटेड नहीं है। इज दैट ओके अनिल सर? यस सर। बाला सर, विकास सर, ज्योति मैम? ओके। मेयर एड मिक्सचर, देखिए यहां पर क्या मतलब आया। देखिए, इसको ध्यान बहुत इजी समझते हैं। मान लीजिए एक ड्रग है ए जो कि हेडेक के लिए यूज हो रहा है, और एक बी है जो कि स्टमक एक के लिए यूज हो रहा है। अब मैंने बोला, मैंने ए प्लस बी ऐड कर दिया और मैंने बोला भैया ये जो ड्रग है ये हेडेक प्लस स्टमक एक दोनों के लिए इफेक्टिव है।
अब मुझे आप बताइए कि क्या ये पेटेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ए जो है पहले से नहीं एग्जिस्ट कर रहा है और बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए प्लस बी जो दोनों का सेम इफेक्ट दे रहा है, क्या ये पेटेंटेबल होना चाहिए? नो, नो। एक आंसर है, अखिल सर का आंसर है नो, गौरव सर का आंसर है नो। रूबी मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने लिखा है सर। हेलो रूबी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, actually, I wrote no before, and after that I wrote sir. ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मिक्सचर है, बट अगर ये ए प्लस बी एक सिनर्जिक इफेक्ट देता है, सिनर्जिक इफेक्ट मतलब कि इंडिविजुअली ए जो इफेक्ट दे रहा था और इंडिविजुअली बी जो इफेक्ट दे रहा था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया रिजल्ट आया, एक नया इफेक्ट आया, तो वो कंपाउंड तब उस पर्सन को पेटेंटेबल होगा। बट जो हेडेक, स्टमक एक जैसी प्रॉब्लम है उससे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी मिलकर एक कैंसर को क्योर करने का पोटेंशियल बना रहे हैं, तो ये पेटेंटेबल होगा, क्योंकि ए प्लस बी एक ड्रग भी नया होगा और उसका इफेक्ट भी अलग है और उससे ज्यादा है इफेक्टिव। ये क्लियर हुआ सर सभी को? मेयर एड मिक्सचर, देखिए सिर्फ दो कंपाउंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का या कंपाउंड्स का या सब्सटेंसेस का आपने सिर्फ मिक्सचर कर दिया और वो आप बोल रहे हो कि वो पेटेंट मुझे दो, तो वो नहीं होगी इन्वेंशन। क्योंकि उसमें देखिए कुछ भी इन्वेंशन की डेफिनेशन ही फिट न रही ना, कोई इन्वेंटिव स्टेप ही नहीं है आपका उसमें, कोई टेक्निकल एडवांसमेंट ही नहीं है। मान लिया चलिए कंप्यूटर इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन आपने कुछ उस पर वर्क ही नहीं किया। अब आता है मेयर रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट, हालांकि इसका थोड़ा बहुत अगर देखें तो जो न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है वो भी बनता है। दूसरा, अब आपने जैसे रीअरेंजमेंट, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं मशीन का। मान लीजिए मेरी एक साइकिल है, ठीक है, ये मेरी एक साइकिल है। अब मैं ये साइकिल चला रहा हूं और मेरे पास एक साइकिल है, मैंने देखा कि यार इसमें जो बाइक है उसका जो सॉकेट स्ट्रक्चर है, जो नीचे जो चेन स्प्रॉकेट स्ट्रक्चर है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैंने उसको यहां पर अप्लाई कर दिया साइकिल में, जिससे क्या हुआ, मेरी साइकिल की जो स्पीड है वो ज्यादा हो गई। तो आप बताइए क्या ये पेटेंटेबल होना चाहिए? क्या लगता है ये पेटेंटेबल होना चाहिए? नो। क्यों मैम? क्योंकि मैं कह वो रहा हूं इसलिए। कर रहा है, हाँ जी, रीअरेंज ही तो कर रहे हैं ना हम किसी चीज को, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्टेंस में है वो चीज, और हम सिर्फ उसको ऑब्वियसली। रीअरेंज कर रहे हैं। बस मतलब ये तो वही बात होगी, गाड़ी के ऊपर रॉकेट का इंजन लगा दिया और मैंने बोला भाई मैंने तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी बना दी, है ना? तो वो पेटेंटेबल नहीं होगी, क्योंकि भैया आपने गाड़ी के ऊपर रॉकेट का इंजन लगा दिया, तो वो तो दोनों चीजें पहले से एग्जिस्ट करी थी, बस आपने दोनों को मिलाया और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी 600 किलोमीटर प्रति घंटा बना दिया। तो उसका कोई मतलब नहीं है। यू हैव जस्ट रीअरेंज्ड द थिंग, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नथिंग मोर देन दैट। इसका सर एक बेस्ट एग्जांपल वो भी है कि अम्ब्रेला के ऊपर किसी ने टॉर्च लगा दी, अम्ब्रेला के ऊपर हाँ टॉर्च लगा हाँ दी। सर, वो हेलमेट के ऊपर वो छोटे छोटे वो आते हैं ना वाइपर्स, हाँ वो भी। वो भी। तो हाँ, हालांकि वो अब आते भी हैं, मार्केट में मिलते भी हैं, बट वो एक ठीक, पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं है मियर वो। रीअरेंजमेंट है वो। बस। सर एक एफिकेसी पे मैं एक एक चीज हाँ कहना चाहूंगा, ये रब हाँ कर हाँ, मैं एक जी चीज जी, मैं बताता कर हूँ। दे रहा हूँ सर। जी एक लिखिए सर, नहीं नहीं एफिकेसी, हाँ बस एफिकेसी पे आइए। अब एफिकेसी में भी एक चीज लिखिए कि एक जब मेडिसिन आपने बात कही थी कि मेडिसिन बनती है लैब में बनती है, करेक्ट सर? हम्म, लैब में बनी मेडिसिन और उस लैब में 10 लोगों पे, 100 लोग ले लीजिए, 100 लोगों पे अप्लाई किया मेडिसिन को, ए मेडिसिन को 100 लोगों पे अप्लाई किया।
वो 100 में से 95 लोग क्योर हो गए। अब वही मेडिसिन रियल वर्ल्ड में अप्लाई की गई, और उसमें अलग अलग तरीके के डिजीज वाले लोग भी साथ में थे। तो क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, ये रियल वर्ल्ड ट्रायल है। उसमें सिर्फ 80 लोग ही क्योर हुए आउट ऑफ 100। अब एक मेडिसिन बी लीजिए, उसमें क्लिनिकल ट्रायल में 97 लोग क्योर हुए हैं, एंड रियल वर्ल्ड में 75% क्योर हुए हैं रियल वर्ल्ड में। हाँ, तो अब क्या मेडिसिन बी को ज्यादा थेराप्यूटिक एफिकेसी माना जाएगा कि नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। तो दोनों मेडिसिन सेम डिजीज को क्योर कर रही हैं, सेम डिजीज को, हेडेक को ही क्योर कर रही है। अब ये इसमें से एफिकेसी किसकी ज्यादा मानी जाएगी? अब मैं आंसर दे देता हूं रादर देन मेकिंग सर्टेन डिस्कशन ऑन इट। यहां पर जो वर्ड होता है ना एफिकेसी, उसमें एफिकेसी मानी जाती है थेराप्यूटिक एफिकेसी। थेराप्यूटिक, ये जो एक वर्ड है थेराप्यूटिक, वो समझना में बहुत डिफिकल्ट था। मेरी बात पर distance है। हाँ, और थेराप्यूटिक एफिकेसी जो होती है ना, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से ली जाती है, यानी रियल लाइफ सिनेरियो में कितना वो चला। क्लिनिकल ट्रायल नहीं चलते यहाँ पर, रियल लाइफ की एफिकेसी ज्यादा होनी चाहिए। ये अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि थेराप्यूटिक एफिकेसी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ना कि लैब वाली एफिकेसी। दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉइंट। बहुत ही नया और बहुत यूनिक पॉइंट सर आज पढ़ा मैंने भी आज समझा। ऑल्दो एंड थैंक यू सो मच सर फॉर सच क्लैरिटी। थेरेपेटिक एफिकेसी क्या होती है एक्चुअली, कि रियल लाइफ में, मतलब देखिए रियल लाइफ में आपने, देखिए बात ये है ना कि एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। भाई आपने एक 4 दीवार के कमरे में क्या किया, क्या फर्क पड़ता है। रियल लाइफ में जब एक्चुअल प्रॉब्लम सिनेरियो के बीच में अगर आप कोई चीज लेकर आ रहे सर मैं बोलना वहां पे चाहता हूँ कुछ। अरे ओपी सर, अभी तक कहाँ थे सर? सर जो बात है रियल वर्ल्ड की होती है ना, इसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल 3 फेज में होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। हाँ तो सर, ठीक है ना। मेरे मीनिंग है ना, वो शायद आप तो सही तरीके से बोल रहे हैं। मैं लैब ट्रायल इसको लिखूंगा क्लिनिकल ट्रायल की जगह पर, जो लैब में होता है इफेक्टिवनेस चेक करने का। नहीं सर, मैं वही बात बोल रहा हूँ, जो एफिकेसी के वो है डाटा है, वो 3 पेज में होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो फेज 3 है वो रियल वर्ल्ड ही कहलाता है, जिसको हम हॉस्पिटल में करते हैं। ठीक है ना। इसको पूरे को बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस मतलब जो हम कोई भी ड्रग नई बनाते हैं या न्यू ड्रग है जो, उसका एडीआर जो हम चेक करते हैं, एडीआर का नाम होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है ना। तो जो एफिकेसी है वो फेज 3 में जाती है, जो कि हम सीधे जो है जो पेशेंट है उनको देते हैं। जैसे कि कई सारी कैंसर की जो दवाई हैं वो अभी भी फेज 3 में चलती रहती है, मतलब सालों साल चलती है। और यदि कोई भी एडवर्स रिएक्शन आता है तो उसकी रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, रियल वर्ल्ड ही है वो, जो कि हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन इसको हम फेज 3 टेक्निकली क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो जो फेज 1 में जो एफिकेसी आई वो नहीं गिननी है हमें, अगर आपके डीप लैंग्वेज में जाए तो
उसमें भी फेज 3 वाली गिननी है, जो थेराप्यूटिक है, जो रियल वर्ल्ड में होती है। अगर हमने गाड़ी को, मैं और एक एग्जांपल देता हूं सर, इसका एग्जांपल मैकेनिकल में भी होता है। मैकेनिकल में जो एवरेज निकाली जाती है गाड़ी की, मान लीजिए कि वो एवरेज गाड़ी की कंपनी ने निकाली, वो है प्लेटिना की 100 किलोमीटर पर लीटर, और रियल वर्ल्ड में आके वो हो जाती है 70 किलोमीटर पर लीटर। तो वो जो रियल वर्ल्ड वाली एवरेज है वो मानी जाएगी गाड़ी की, उससे थेराप्यूटिक एफिकेसी में देखा जाएगा। समझ रहे हैं सर? रजत सर आप थोड़ा सा जी जी सर, माइलेज और एवरेज ऐसी टर्म्स तो सर डेली लाइफ पे हर बंदा यूज करता है। मैंने तो वो जनरली मैंने वो एग्जांपल नहीं इसीलिए दिया क्योंकि ये जो एफिकेसी है ना, उसके ज्यादातर केसेस भी आपको उसी डायरेक्शन में मिलेंगे, फार्मास्यूटिकल ये डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे जिस जो दूसरा एग्जांपल दे रहा है उसमें। हाँ वो सर, एफिशिएंसी आ गई सर, एफिशिएंसी। ज्योति मैडम ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वापस आप दोनों वो लड़ने ना लग जाओ। ओके ओके मैडम। ओके, तो हम आगे बढ़ चुके थे। मेयर रीअरेंजमेंट जी हो गया ओमिटेड। Sir, और I'll say something. यस मैम, See, with all due respect, Rajat sir is one of the best teacher I have ever seen, and same is with Javid sir. But then, see, end of the time, we have to give an exam, and we have very less time. हम अभी तक सेक्शन 3 में ही है। I was thinking कि अगर आप फटाफट फिनिश करोगे तो हमें 2 बार रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, है ना? If we go this slow, I don't know हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। I mean, just my view. ओके मैम। तो मैडम मैम आप Please don't take me wrong. I mean, by Madam, all heart, I like what you guys teach and the way we, put our point across. It's a very good forum. ज्योति मैडम वो डिस्कशन छोड़ दें। 3 महीने में आपको कंप्लीट करना है, 1 महीने में? आप टारगेट बताइए, आपको कितने महीने में कंप्लीट करना है? आप मुझे पास करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे 2 बार रिवीजन करा दो, बिकॉज माय मेमोरी इज नॉट लाइक सॉलिड, रॉक सॉलिड काइंड। होगा होगा मैडम, 2 बार नहीं होगा। अभी तो सारिका मैडम का आना बाकी है। अभी तो जो हमारा ब्रह्मास्त्र है अभी वो आने बाकी है, तो डोंट वरी, 1-2 बार नहीं होगा। आप कम से कम 50 बार रिवीजन करेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर द सेम। और होगा मैडम, आपने सही पॉइंट आउट किया है। लेट गो फॉर द सेम। एक 10 मिनट में ये सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि 2 दिनों से भी मुझे भी आज जब मैं कॉलेज में था तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। तो वी विल मींस टैकल करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक काम करते हैं सर, एच डिस्कस करेंगे एंड देन स्टॉप। हाँ, बट जल्दी उसमें भी 10 मिनट का गैप चाहिए मुझे फॉर फर्दर एक्टिविटी। चले ओके। अब देखिए, कोई भी अगर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का कोई भी मेथड है तो वो पेटेंटेबल नहीं है अंडर एच। मतलब आपने एक गेहूं उगाई, अब आपने एक, देखिए बीज भी वही है, खाद भी वही है, वही पानी, वही धूप, सब कुछ, लेकिन आपने एक तरीके से उसको किया कि यार आपकी जो ईल्ड है, मतलब जो पैदावार है, वो 60% से 80% हो गई। तो ये ऐसा कोई मेथड अगर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन का है तो वो मेथड पेटेंटेबल नहीं है। इज दैट क्लियर ज्योति मैम? यस सर, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है मैम। ज्योति मैम अभी यहीं पर रखेंगे, बट आज मैं चाहता हूं कि ये जो 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये आज हम अभी एक बार सभी लोग रिवाइज करेंगे। क्या ये कर सकते हैं 10 मिनट में मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैम आपसे ही हम शुरू करेंगे आज। सबसे पहले पहला पॉइंट, नेचुरल लॉस विच इज Perfect. अगेंस्ट एनवायरमेंट। सेकंड वन में बोलूं? हाँ जी, प्रीजुडिस विच इज हार्मफुल। थोड़ा सा मतलब हल्का 1 से 2 लाइन में हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हाँ, basically prejudice means which is harmful in nature, basically human हो, animal हो, environment हो, किसी भी चीज को harmful रहेगा, that will be under prejudice. Such patents are not patentable. Then mere discovery is not. Shall I move on, sir? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। हाँ, mere discovery is not patent. I mean, you have to do an invention there. So I think this is pretty much clear. Then we have, then efficacy is basically efficacy here means that
in real, like what Javier sir gave the example, it should be like more applicable to the real life scenario. Just stating that, okay, it is lab tested and there have cured too many people and that's why it has a efficacy, that's not the case. In real life, it should be more Therapeutic. applicable. Therapeutic. Use that word. Therapeutic हाँ, efficacy. therapeutic efficacy, हाँ. Right? E Then E goes for mere admission. Mixing two things and creating the third one is not an invention. So you, until and unless synergic effect is not there. yes, synergic effect. हाँ, वो मैंने लिखा नहीं था, मैं आर्ग्यूमेंट में बैठ गई थी. कोई बात नहीं, वो Okay. वर्ड वहां के लिए इंपॉर्टेंट. जैसे डी में थेरापेटिक एफिकेसी, वहां पर सिनर्जिक इफेक्ट. एफ Synergic effect. Then F में है मैं rearrangement. आपने cycle का example दिया, just bottling out something into one and saying that it's an invention. That's not an invention. Right? And then G तो omitted है. उसके बाद वाला H था जो मैंने लिखा नहीं था, but H was related to हाँ, agriculture and horticulture method. Horticulture. Any method of cultivating method of doing agriculture activity or cultivation of any crop. हाँ, वो completely it's not patentable. बोनसाई देखे आपने? बोनसाई काफी लोग लगाते हैं घर पे. क्या हाँ. बोनसाई पेटेंटेबल है क्या? नहीं. It is patentable. As per which section of third? H. चलिए, अब कौन आएगा? अब बुलाते हैं रूबी मैम. यस सर. एक बार रिवीजन कर लेते हैं मैम एच तक. ओके सर. यस सर. सर नेचुरल लॉज जो which is frivolous or contrary to established natural laws. जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था ppm1 मशीन का, like if we start that, so it is not possible to get output all the time. Second one, prejudice to like which is harmful, invention that is harmful for human being, animal, natural environment. For example, if we make rupees making machine or theft device, so it is not patentable. Third one is discovery, like the thing is already existing, but we only discovered that, like galaxy. And D is efficacy or new use. Efficacy means that we have a new form of existing substance, but we did not get any like efficacy from that particular invention or the process with the same ingredient, but no change in efficacy. इसमें थेरापेटिक example एफिकेसी. therapeutic, yes sir. और उसके बाद है mere admixture, जिसमें हम like आपने एग्जांपल दिया था, like if we have medicine or drug of A and B, if we mix or combine both of them and we don't get any particular synergetic effect from that A plus B after adding this particular drug, so we can't get patent on that particular mere admixture. F. उसके बाद F है mere rearrangement, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर नॉन सब्सटेंस. एग्जांपल दिया था इसमें आपने, जैसे एम्ब्रेला और पे टॉर्च लगा दे तो वो पेटेंटेबल नहीं है. उसके बाद G ओमिटेड है. एंड उसके बाद H है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ये भी नॉट पेटेंटेबल. एच से याद रख सकते हैं, एच यानी हॉर्टिकल्चर. यस सर. है ना. और डी एफिकेसी है, बस बाकी हम याद कर पाएंगे. चलिए, अब कौन आएगा? सर अब मत लीजिए 11:30 बज रहे हैं. ठीक है. 5 मिनट का फीडबैक ले लीजिए एंड फिर एंड कर दीजिए इस सेशन को. और कल हम ट्राई करेंगे कि जितना कम हो सके. आपका तो हो ही जाएगा सेक्शन 3, एंड कल का टारगेट है सर का भी. अनिल सर, आपका सेक्शन 2 कंप्लीट करना है वहां पर डिजाइन एक्ट का. तो 2 हो जाएंगे. सेक्शन 3 जो रिमेनिंग है पेटेंट एक्ट, एंड सेक्शन 2 रिमेनिंग है जो डिजाइन एक्ट का, वो करना है कल. वो टारगेट के साथ हम चलेंगे. ओके. आपके एमसीक्यूज भी रहेंगे आफ्टर सेक्शन 2 जब चल जाएगा, उसके बाद में आप लीजिएगा और एमसीक्यू के साथ एंड अप कीजिएगा. ओके सर.
एमसीक्यू से ज्यादा क्लैरिटी आती है सर, एमसीक्यू होते रहेंगे तो एकदम जो ये है ना रिमेम्बरेंस बढ़ जाता है, करवाते नहीं रहे। बिल्कुल सर, जी बहुत ही बढ़िया सर, अखिल सर ने चैट बॉक्स में डाला। चलिए तो इस पे देखिए सेक्शन 3 अभी हमने देखा कि 1 to 8 A to H हमने सब सेक्शंस को कीवर्ड से याद किया। देखिए पूरा पूरा सबसेक्शन याद करने का मतलब नहीं, कीवर्ड याद है, हमें पूरा सबसेक्शन का क्रक्स मालूम है, तो ऐसे उसको मेमोराइज करना भी इजी है। अगर मैं कल सबसे अप टू H मैं सबसे पूछूं सीक्वेंस वाइज, क्या बता पाएंगे सभी लोग कल? वो थम्स अप करके बताइए कि सर हाँ हम बता पाएंगे। अखिल सर आपने तो अभी भी डाला है, बाला सर, दीपक सर, पुष्पेंद्र सर, इस पर मुझे पर्टिकुलर सबके थंब रेज चाहिए, अगर किसी को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो बताइए। ओके चलिए जी बाला सर। नहीं कर पाएंगे वो, वैसे ही हैंड रेज किया ओके 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 ओके, मुझे लगा वो वैसे हैंड रेज, ठीक है। अरे आप पढ़ाते इतना अच्छे हो ना तो। अरे सर आपसे ही सीखा है सर। अरे मेरे से और भी एक चीज सीखो, मेरे पास 2 बेटे, एक बेटी है और एक वाइफ दो है। दो बेटे एक बेटा दो। एक बेटा और एक वाइफ। हाँ। यू नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम मी सर। आई नो सर, आई एम ऑन अ वे। जल्दी करो। चलो इसी के साथ एंड अप करते हाँ हैं। एंड आज का सेशन अच्छा लगा कि नहीं ज्योति मैडम? द फ्लो इज ओके? हाँ हाँ सर, फ्लो एकदम मजामा। બધું બધું જ થઈ જશે, જરાય ચિંતા ના કરશો। अरे बाप रे, हाँ। मैडम आपकी वॉइस है ना, मैं पहली बार ऐसा समझ पाया कि किसी की वॉइस से, पहले मुझे ऐसा लगता था कि किसी की वॉइस से क्या यंगनेस जज हो सकती है क्या, बट योर वॉइस इज टू मच, मीन्स ऐसा साउंड करती है ना, आप जिस तरीके से बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, आप बहुत यंग साउंड करते हैं, बहुत ही यंग। What do you mean by young sound करना? I am young. ट्रू मैम ट्रू, बट यू आर, मीन्स आप जिस लेवल पे आके पढ़ते हैं फंस गए सर। वो बहुत ही हाँ, look अच्छा at that. देखो तो, अच्छा वो बैंगलोर में नहीं हूँ, नहीं तो कल आती मैं आपसे मिलने। नहीं तो आप बैंगलोर में नहीं हो कि सर बैंगलोर में नहीं है? सर कहीं गुजरात वगैरह में है ना? मैं तो मांडवी कच्छ में हूँ मैडम, कच्छ। हो ला, और तो मैं और ना हूँ फिर। कच्छ नहीं देखा तो तो कुछ नहीं कुछ देखा, नहीं बेंगलोर नहीं देखा तो चलता है। कर्नाटका नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आ जाएंगे मैडम। बट रियली मैडम, चलो। जिस एनर्जी के साथ आप बैठते हैं और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप हमें गाइड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सर आई एंड शुड बी सेइंग दैट, थैंक यू फॉर दैट। आप सभी लोगों को अच्छा लगे, कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट है तो 1 मिनट है, प्लीज सजेस्ट कीजिए कल के सेक्शन में, यानी कल के सेशन में क्या हमें नहीं करना चाहिए था जो आज ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसा तो एनीथिंग। शायद डिस्कशन भी जहां पर इंटरप्ट, मींस इंटरप्ट तो नहीं, जहां पर मुझे ऐड करना था तभी मैंने किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, तो आई थिंक इट्स गुड टू गो, करेक्ट, ये अच्छा चल रहा है, परफेक्ट। और सर नेक्स्ट जी सर ये लाइक टाइमिंग हम लोग मतलब 10 to 11 या 11:15 मैक्स तक में वाइंड अप अभी कर अभी सकते हैं। अभी मैं वहीं पर आ रहा हूँ सर। कल एक दिन संभाल लीजिए, कल एक दिन की मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस कवर करना था उसी तरीके से, फिर संडे को हम जो पीसीटी वाला सेक्शन है, मैं कल ही वीडियो बना दूंगा, सैटरडे के पास टाइम रहेगा पीसीटी वाले वीडियोस को आगे बढ़ाने के। तो जो संडे को जो सेशन रहेंगे उसमें डिजाइन और पेटेंट ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे, और वही टाइम पीरियड के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे जो सिलेबस संडे को डिफाइन था। तो नेक्स्ट वीक से मंडे टू फ्राइडे में ये जो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो नहीं होगा, उसकी जगह पर क्या होगा, जिस तरीके से मैं आता था और कैसे मैंने 5-6 क्वेश्चंस लिए थे पर डे, जो एमसीक्यूज लाता था मैं, वैसे एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, और वैसे डिस्कशन होंगे, यानी जैसे सर ने अभी करवाया ना कि आपसे बुलवाए, वैसे थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, थोड़े से एमसीक्यू हो गए, और मुझे लगता है जहां तक मेरी थॉट प्रोसेस है, हम 10:45 को एंड करेंगे, 10:30 से लेके 10:45 को। इज इट ओके? ये सही है? संडे पढ़ेंगे 3-4 घंटे, बट मंडे टू फ्राइडे 10:30 या 10:45 को एंड अप कर देंगे। इज इट ओके सर? बेस्ट रहेगा सर, बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा ना? बस थम्स अप दे दीजिए। तो बस यही थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। थम्स अप दे दीजिए, एक थम्स अप दे के जाइएगा भाई, ऐसे मत कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच। एंड ये जो बात है बस थोड़ी सी एफर्ट है, इस बार लग गई क्योंकि संडे का सिलेबस चला नहीं था। नेक्स्ट वीक से हम जल्दी फ्री हो जाएंगे और आप देखिएगा आपके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी रहेगी, रिमेम्बरेंस पावर भी आपका बिल्डअप हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हमारी नेशन की जो स्पिरिट है उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एंड पुष्पेंद्र सर, आप भी जो लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं मुझे बहुत तहे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज कीप डूइंग दैट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मींस द वे यू आर, ये जो आप दे रहे हैं, आपका है ना थॉट प्रोसेस यूनिक है कि कुछ करना है तो फिर ऐसे ही करो ना कि किसी को मदद हो जाए और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए। तो मींस आप अच्छी सर तरीके से वो ये कर रहे हैं। लेक्चर का ही कंटेंट है सर एक्चुअली, जो वो मगर मतलब सर लेक्चर में जो सीख रहा हूँ। सही बात है ना, वो रिवाइज तो हो रहा है ना आपका उसी तरीके से, तो उसको रोकिएगा मत, ये फ्लो रहने दीजिए। मैं आई एम वन ऑफ योर फैन ऑन लिंक्डइन। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग सर को फॉलो कीजिए, अपनी अपनी यूनिक नहीं, मेथड सर के बना। सर पोस्ट मैं भी डेली देख रहा हूँ और मैंने देखा है कि सर का जो भी नया पॉइंट डिस्कशन होता है उसको जरूर वहां पॉइंट आउट करते हैं और डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। सर ने पीसीटी का भी लाया, सर ने की सारे थोड़ी डिस्कशंस वहां शेयर कर रहे हैं ये सर। सर ने, ऐसा नहीं सर बोल रहे हैं कि यहाँ की ये इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ अपनी थॉट प्रोसेस वो ऐड करते हैं, करना ही चाहिए सभी को। नहीं सर, जो डिस्कशन हुआ या जो भी हमें कुछ नया सीखने को समझने को मिला उसमें हमारे थॉट्स क्या हैं, कुछ नया, उसको शेयर करना ही चाहिए। दैट इज रियली गुड सर, आई वाज रियली हैप्पी कि जो सर के पोस्ट हैं वो एक इंफॉर्मेटिव हैं। मिलते हैं कल 11 बजे का टारगेट रखिएगा कि 11 बजे तक कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आके ही वो लिखवा लेंगे सभी से, जो जी, सेक्शन 3 वाला पार्ट 1 to H। 1 to H। जी चलिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे। ओके सर।